Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arbiter. So in this lecture series of UGC Net Economics, आज हम next set of 20 questions करेंगे. I've already uploaded a video of 2018 दिसंबर का पेपर जो हमने first set of 20 questions करे थे, that has already been uploaded. अब हम next set of 20 questions करते हैं. So 21st question is technological dualism का मतलब क्या होता है? Technological dualism is क्या वो prevalence of different production function in advanced and traditional sector in underdeveloped countries होता है. क्या वो prevalence of different production function in industrial sector in underdeveloped countries होता है, या prevalence of different technologies in agriculture sector in underdeveloped countries होता है, या फिर prevalence of different production function domestic and export sector of underdeveloped countries होता है. So जो इसका सही आंसर है that is first, prevalence of different production function advanced और traditional sector में in underdeveloped countries जो है that's the correct option. Next question देखते हैं. What is the next question? So next question is round tripling क्या होता है in international trade is a method. वो कौन सा method है? Evasion, tax की evasion का जो method है that is हमारा round tripling. ठीक है. मतलब टैक्स को कम देना या टैक्स को ना देना इस टैक्स इवेजन. तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर इवेजन होता है टैक्स का तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है दैट इज राउंड ट्रिपलिंग. सो दैट इज इवेजन ऑफ टैक्स. नेक्स्ट देखते हैं फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 2018-19 यूनियन बजट के हिसाब से. तो हमारे इस बार के यूनियन बजट के हिसाब से जो हमारा fiscal deficit है that is 3.5%. this you can memorize 3.5% है हमारे इस बार के बजट के हिसाब से. बट ये fiscal deficit और बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन. तो इस बार के बजट का फिगर आई एम जस्ट टेलिंग दैट इज 3.5%. अगर हमारा K/L कैपिटल बाय लेबर का रेशो कंट्री ए के अंदर और कैपिटल बाय लेबर का रेशो कंट्री बी के अंदर वो अगर ज़्यादा है तो मतलब अगर ए में ज़्यादा कैपिटल बाय लेबर का रेशो मतलब कंट्री ए जो है दैट इज कैपिटल अबंडेंट है वो. सो ए जो है दैट्स फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इनपुट इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन इनपुट रेशो रिमेन अनचेंज. गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता. वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो हम बोलते हैं जैसे शुरू में हमारी बट जो 12th में हम पढ़ते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो वो चीज़ है इसमें इनपुट से रिलेटेड कोई चीज़ बात नहीं करी हुई. अल्टीमेटली द मार्जिनल एंड द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट रिमेन नेगेटिव. ऐसा भी कुछ नहीं होता. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज विजिबल इन आउटपुट. ऐसा भी कुछ नहीं होता. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर. नन ऑफ दीज. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ जो है वो किससे रिलेटेड है. इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सारे सेक्टर्स के अंदर बैलेंस ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं बोलता. लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटी टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि लार्ज स्केल एक्सपेंशन करनी है एक्टिविटीज़ की कि हम ओवरकम कर सकें डाइवर्जेंस जो कि प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स के लिए है. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है अगर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो ग्रेटर देन एवरेज है. दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑप्शन जो हमें दे रखा है दैट इज़ हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन. जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो इक्वल है एवरेज से. ऐसा कुछ नहीं होता. जब हमारा मार्जिनल टैक्स जो है मार्जिनल जो रेट है टैक्स का दैट इज़ ग्रेटर देन एवरेज तो हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स जो है प्रोग्रेसिव मतलब हर एडिशनल जो है वो एक्स्ट्रा है. अगर इनकम बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और अगर किसी की इनकम कम है तो उससे कम टैक्स लिया जा रहा है. सो दैट इज़ वाई जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है हर एक एडिशनल जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन द एवरेज. सो दैट इज़ प्रोग्रेसिव. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 28th क्वेश्चन. एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर जी जो है वो बढ़ेगा अदर थिंग्स
इक्वल रखी हुई हैं, उनको कांस्टेंट रखा है. विल ISLM मॉडल क्या होगा? इंक्रीज द इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट, शिफ्ट IS कम टू द राइट्स. ये बिल्कुल सही है. जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ये IS कर्व है और ये LM कर्व है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो IS कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और हमारा इनकम जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि Y के अंदर Y का ही कॉम्पोनेंट है जी. Y इज बेसिकली क्या होता है? C+I+G+NX होता है. अगर ये बढ़ेगा और सारे कांस्टेंट हैं तो आउटपुट भी तो बढ़ेगा और हमारा IS कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. सो फर्स्ट जो है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? कौन है ऑथर ऑफ द बुक आई डू वॉट आई डू? ये रघुराम राजन ने बोला था न्यूज़पेपर में, बहुत फेमस गया था डायलॉग, आई डू वॉट आई डू. सो दैट इज़ देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू शिम्पटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct? Democracy enhances the efficiency of economic system. None of the above is correct. All of the above is correct. कि the expansion of economic output is limited by real saving of the economy. So इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है. शुम्पटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था. डेमोक्रेसी जो है वो एनहांस कर देती है एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था. ना ही एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट इज़ लिमिटेड टू रियल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मस्ग्रेव एंड थिन मेजर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिवली? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ दिस 1 - GA, जो कि गिनी कोएफिशिएंट है आफ्टर टैक्स, एंड 1 - गिनी कोएफिशिएंट बिफोर टैक्स. ठीक है, सो आफ्टर टैक्स वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड बाय 1 में से. जब हम बिफोर टैक्स वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका मेजर मिलेगा. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. So if you don't know it, just you can memorize it, or otherwise you can study a chapter of inequality जिसमें आपको गिनी कोएफिशिएंट का सब कुछ पढ़ाते हैं कि दिस इज़ द लाइन ऑफ इक्वालिटी. इसके नीचे जो एरिया लाइन लाई करते हैं दैट बेसिकली मेजर्स इनइक्वालिटी कितनी है. सो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं. तो ऐसे गिनी कोएफिशिएंट होता है. ये तो मैंने एरियाज़ के थ्रू बात कर दी. गिनी कोएफिशिएंट जो है वो भी हम कंप्यूट करते थे. You must have studied, so you can just open the chapter and memorize all those things. Next question पढ़ते हैं. Who among the following said that money is temporary abode of purchasing power? किसने बोला था मनी जो है वो टेम्पररी अबोर्ड है परचेजिंग पावर का? सो दिस वाज सेड बाय हमारा मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला था कि मनी जो है वो टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर. ठीक है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगला, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल GDP जो है, नॉमिनल GDP हमें दे रखा है 15%, नॉमिनल दे रखा है. GDP का डिफ्लेटर इज़ 5%. सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स. GDP का डिफ्लेटर इज़ 5%. अगर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है एट अ रेट ऑफ, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ हमें 2% दे रखा है. ठीक है, सो अब इसमें पूछ रखा है व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल GDP क्या है? तो रियल GDP में से हम बेसिकली करते क्या हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉमिनल में से GDP डिफ्लेटर को और जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है. सो 15% में से 5% गया और 2% गया. व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज 15 में से हमारा 5 गया -2 गया. सो यू गेट इज 8%. सो 8% जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज़ द आंसर. अगला क्वेश्चन पूछ रखा है GST विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2007. उसके 4 टैक्स स्लैब्स थे जो कि एप्लीकेबल थे फॉर कमोडिटी एंड सर्विसेज इन इंडिया. सो इसका करेक्ट ऑप्शन वॉज, उस टाइम हम पढ़ते ही थे, कितनी बार पढ़ चुके थे इंडियन इकोनॉमी में, 5%, 12%, 18%, 28%. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब का भी आप देख सकते हैं कि क्या है द टैक्स स्लैब्स. दिस इज़ वैसे इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं, अगर आप जॉब वॉब कर रहे हैं तो वैसे ही पता चल जाता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख की है तो उस पर कितना टैक्स देना है, कितना रेट है, दैट इज़ 10%. इफ़ इट इज़ मोर देन 7.5 एंड इट इज़ बिटवीन 10 लाख तो
15% है, 10 लाख से 12.5 लाख का है तो 20% है, 12.5 लाख से 15 लाख का है तो 25%। सो ये टैक्स स्लैब्स हैं, पर ये इनकम के टैक्स स्लैब्स हैं। ये जो हमने पढ़े दैट इज़ कमोडिटी और सर्विसेज के टैक्स स्लैब्स हैं। तो कमोडिटीज़ के अलग से गिवन होते हैं, यू कैन जस्ट सर्च इट ऑनलाइन एंड यू विल गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ठीक है, सो दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर जो है दैट इज़ नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑल द आइसोकॉन्ट। क्या वो हाईएस्ट पॉइंट है सारे आइसोकॉन्ट का, या वो नेगेटिवली स्लो पोर्शन ऑफ ऑल द आइसोकॉन्ट्स होता है, थर्ड पॉजिटिवली स्लो पोर्शन होता है ऑफ ऑल द आइसोकॉन्ट की, फोर्थ मिडल ऑफ ऑल द आइसोकॉन्ट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ नेगेटिवली स्लो पोर्शन ऑफ ऑल द आइसोकॉन्ट्स के बीच में जो है दैट इज़ द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट लाइज बिटवीन द आइसोकॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है। एक लिस्ट दे रखी है लिस्ट 1 और दूसरी लिस्ट 2 दे रखी है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी फॉर्मूला वाज गिवन बाय होम। सो n इक्वल्स टू पी के किसने दिया था, m इक्वल्स टू पी के टी किसने दिया था, m इक्वल्स टू p इक्वल्स टू के आर डिवाइड बाई m किसने दिया था, m इक्वल्स टू के पी वाई किसने दिया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ दिस फोर्थ ऑप्शन। इसमें फर्स्ट जो है दैट इज़ n इक्वल्स टू पी के जो है दैट वाज गिवन बाय, ये हमें दिया था कीन्स ने दिया था। ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय कीन्स। b जो है दैट वाज गिवन बाय रोबोटसन, डी.एच. रोबोटसन, you can write it as well, Robertson. Next C, that is P equals to KR divide by M, that was given by Pigu ने दिया था ये हमें। ठीक है, and last which is the D option, that is basically given by D, हमें किसने दिया था, थर्ड, दैट इज़ अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। सो दिस वाज गिवन बाय मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग इंडियन इकॉनमी। सो फेजेस वाइज बताना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी। सो सबसे पहले हमें पता ही है नेशनलाइजेशन हुई थी, फर्स्ट फेज नेशनलाइजेशन हुई थी बैंक्स की, सो दैट वाज इन 1969। सो ये तो फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो था दैट इज़ उसके बाद हमारा हुआ था एक्सियम बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1982 के अंदर। सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको दो भी पता है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर आया था नरसिम्हन कमेटी, एलपीजी जब रिफॉर्म्स फॉर्म हुए थे, सो दैट इज़ सेकंड। उसके बाद हमारा फेमा आया था, फेमा एक्ट 1999 का है उस, और अगर फेरा बीच में होता तो फेरा जो है फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन के बाद फेरा आया था, फिर एक्सियम आया था, फिर हमारा जो हमारा व्हाट वी से दिस नरसिम्हन कमेटी का बैंकिंग सिस्टम आया था, बैंकिंग रिपोर्ट, फिर फेमा आया था, फेमा सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। So the next question is, there's some problem, just a second, yeah, just a second, there's some issue. Let's see the 40th question first. 40th question देख लेते हैं एक बारी पहले। 40th question के अंदर मैच द लिस्ट ए, इसमें ऑथर्स के नाम दे रखे हैं, देयर ऑथर्स के नेम्स दे रखे हैं, एंड हमारा लिस्ट 2 के अंदर बुक्स दे रखी हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हमें बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है। सो दास कैपिटल तो हमें पता ही है किसने दी थी, दास कैपिटल वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल बुक किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, और कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम की जो बुक थी
that was given by Milton Friedman. एंड मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी हमको ये वाली किताब. और जो हमारा व्हाट वी से कैपिटल इन द 21st सेंचुरी जो थी, 21st सेंचुरी कैपिटल इन 21st सेंचुरी जो थी, दैट वाज गिवन बाय थॉमस पिकेटी. एंड लास्ट वन इज़ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो थी, ये वाली बुक जो थी, दैट वाज गिवन बाय जोसेफ शुम्पेटर. ठीक है, सो ये उसने दी थी बुक. आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा. ठीक है, सो जो 39th क्वेश्चन है आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन. देयर इज सम प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू मूव द स्क्रीन. ठीक है, सो दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. और इसका PDF लेने के लिए यू विल हैव टू गो टू माई टेलीग्राम चैनल सो टू गेट दीज PDFs. ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.